students. Welcome to MJC Education. Today we are going to start with the first chapter of economics of standard 11th. The chapter name is Basic Concepts in Economics. This is part 1 video, so please do follow rest of the parts for further knowledge. In this video, we are going to understand the basic concepts in economics. Now, as economics is a new subject for you, you need to understand the very base level that what does it contain. हमें ये चैप्टर में ये जानना है कि इकोनॉमिक्स मतलब एक्चुअल में हम ये किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे हमें पता है कि हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं तो हम नंबर्स की कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, या हम हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम एक भाषा के बारे में सीखते हैं. वैसे ही इकोनॉमिक्स अभी एक नया सब्जेक्ट्स आप 11 से शुरू करोगे, तो इसमें आप बहुत बेसिक कंसेप्ट से हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं. इकोनॉमिक्स बेसिकली कंटेन्स 5 activity. This five activity makes any country's economy growth more or less. मतलब कि ये जो 5 एक्टिविटी है, ये 5 एक्टिविटी अगर किसी देश में बहुत अच्छे से चल रही है, मतलब उसी कंट्री का, उस देश का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो रहा है. सो दिस 5 एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. इंटर रिलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई है. तो ये जो एक्टिविटी है वो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट. मतलब कि इकॉनमी में किसी भी देश में प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन किसी भी चीज़ों का, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Now, why this production takes place? This production takes place for the people, for the people's consumption. तो ये प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है. डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो लोगों तक पहुंचता है. सो दैट मीन्स एक्सचेंज होता है. लोग उसे एक्सचेंज करते हैं, मतलब पैसे देते हैं और वो चीज़ें खरीदते हैं. सो पीपल एक्सचेंज मनी and they buy goods or services against money. So that is they consume. So that comes consumption. And that money which they are paying for goods and services, that goes to the producer who produced the thing. And then producer with that money invests for the further production. मतलब प्रोड्यूसर वो जो पैसे उसके पास आते हैं, ये सब चीज़ें लोग जो खरीदते हैं, उसके बाद वो पैसे प्रोड्यूसर के पास आते हैं और प्रोड्यूसर वो पैसे वापस और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करता है. तो ये है 5 एक्टिविटी जो किसी भी देश में इकॉनमी को मजबूत बनाती है. जितनी ज़्यादा ये एक्टिविटी होती है उतनी ज़्यादा देश की इकॉनमी मजबूत होती है. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या. जैसे हम लोग कभी कभी आपने घर पे सुना होगा कि मम्मी पापा कभी बोलते हैं कि हमारे घर की इकॉनमी इस बार ज़रा हिल गई है. मतलब क्या हो गया है. तो इकॉनमी मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब होता है आपको मैनेज करना है घर. तो अगर वो घर की इकॉनमी की हम अगर बात करते हैं तो आपको घर का मैनेजमेंट करना है. अगर हम देश की इकॉनमी की बात करते हैं तो देश में मैनेजमेंट करना है. कैसे मैनेजमेंट करना है. तो जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको लोगों को वो यूज़ करनी है, पर उसको ख़रीदने के लिए जो पैसे हैं वो लोगों के पास कम हैं. सो व्हाट इज़ इकॉनमी. Economy is management of household, and also it is the best utilization of resources. So maximum consumption with available resources. Maximum consumption मतलब आपके पास मान लो कि 1000 रुपये हैं और ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं,
इससे भी ज़्यादा हमारे पास आजू बाजू में आप देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारी कितनी सारी ज़रूरतें हैं, हमारी कितनी सारी इच्छाएं हैं. वी हैव सो मैनी डिज़ायर्स, वी हैव सो मैनी वांट्स, we need so many things for day to day routine or maybe for some other purposes. So what happens, we buy that commodity with the money, but do we have enough money to buy all the commodities that we want? हमारे पास उतने पैसे हैं क्या कि हम लोग हमें जो भी चाहिए वो खरीद सकते हैं? नहीं. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं. हमारे पास जितने भी पैसे हैं उससे, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे वर्ड अवेलेबल रिसोर्सेज. अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब पैसा. सो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम सेटिस्फैक्शन लेते हैं, मतलब चीज़ें खरीदते हैं विथ अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जितने पैसे हमारे पास हैं उससे. अभी ये हर एक का अलग अलग होता है क्योंकि हर एक की चॉइसेस अलग है. ज़रूरी नहीं कि अगर एक इंसान किसी 2 चीज़ों पे वो 1000 रुपये खर्चा करे तो बाकी के हर एक लोग वही खर्चा करेंगे. किसी के लिए वो ज़रूरत, किसी के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी. किसी को जैसे यहाँ दिखाया है पिक्चर में कि किसी को वो 1000 रुपये से कॉस्मेटिक्स ख़रीदना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता होगा, किसी के लिए परफ्यूम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए वेजिटेबल्स या फ्रूट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए वो कुछ और कुर्सी ख़रीदना इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए रेडियो इम्पॉर्टेंट है, किसी को कोल्ड ड्रिंक इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं. तो ये हर एक चीज़ हम खरीद नहीं पाते हैं और इस वजह से हम क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज मतलब जितने भी पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसमें से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करते हैं. उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. एक मैनेज करना, आपके पास जैसे घर में पापा मम्मी मैनेज करते हैं कि जितने भी पैसे वो कमाते हैं उसके साथ आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं. तो क्या कैसे होता है, ये ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं? सब कुछ एक साथ होता है तो अच्छी बात है, पर अगर सब कुछ एक साथ नहीं होता है, इफ़ दे कैनॉट फुलफिल ऑल द डिज़ायर्स एट वन टाइम, what do? They give preference, they give priority to their needs. मतलब वो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको नंबर से प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले सॉल्व करते हैं, फिर उससे ज़्यादा कम वाली, फिर उससे कम वाली, ऐसे करके वो चीज़ों को पूरा करते हैं. होता होगा ना कभी कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि इस साल या इस महीने हम मान लो आपने ड्रेस का डिमांड किया तो शायद वो महीने में पूरी ना करें, शायद 2 महीने के बाद पूरी करें, क्योंकि वो महीने में उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ करनी होगी उन्हें. तो ये सिर्फ घर की नहीं, ये देश में भी सेम चीज़ें चलती हैं, हर एक घर में भी यही सिचुएशन होती है. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, एंड ऑल्सो यू कैन से दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन, टू गेट सेटिस्फैक्शन विथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल हमें बढ़ाना है. सो वी कैन से दैट यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे ज़्यादा हम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करते हैं. इकोनॉमिक्स एक साइंस है. उसके पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में साइंस क्या है. आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है, you have already learned in the school that what is science. When you have learned in the school about science, we have learned about biology, physics, chemistry. So science is basically the systematic body of knowledge. मतलब कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बॉडी रहता है, मतलब ये जिसका एक नॉलेज का एक प्रॉपर क्या बोलते हैं सीक्वेंस से वो चलता है. एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, दैट इज़ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. 2 तरह के साइंस हैं, एक नेचुरल साइंस है और सोशल साइंस है. साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक नॉलेज मतलब एक ज्ञान का प्रकार है, पर वो एकदम सिस्टम से चलता है, आड़े टेढ़े रास्ते से नहीं जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लाइन से चलता है. आपने साइंस एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में, तो साइंस एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, लाइन से आप 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हो ना, या पहला स्टेप करने के बाद सीधा 5वें स्टेप पे जाते हो.
फिर दूसरा स्टेप करते हो, फिर छठा स्टेप करते हो। आप ऐसे करते हो नहीं, आप लाइन से फॉलो करते हो। सो दैट इज़ द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लाइन से हम अपना जो नॉलेज लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज साइंस। एंड साइंस इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल साइंस एंड social science. Let us see what is natural science. Natural science is one whose laws are universally acceptable and can be tested in the laboratory under controlled supervision. नेचुरल साइंस हम उसे कहते हैं जिसके लॉज, मतलब जिसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब सब जगह पे एक्सेप्ट हुए हैं। एंड इट कैन बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी, मतलब आप उसे लेबोरेटरी में चेक कर सकते हो। और उसके एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि मैथमेटिक्स 2+2 4 होता है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, चाहे आप जापान में पढ़ो, चाहे आप यूएस में पढ़ो, चाहे आप इंडिया में कहीं भी कोई महाराष्ट्र में पढ़ो या उत्तर प्रदेश में पढ़ो, वेर एवर यू गो, 2+2 इज इक्वल टू 4. There are certain formulas of maths which are universally acceptable. Means wherever you go, the formulas remain same. It does not change. It does not change to every human. मतलब हर एक इंसान से वो चेंज नहीं होता है, वो कैसा भी इंसान हो। जैसे आप पढ़ रहे हो, हमने पढ़ा था, आज से 50 साल बाद कोई पढ़ेगा, आज से 50 साल पहले किसी ने पढ़ा रहेगा, तो हर एक का फॉर्मूला सेम रहता है। स्क्वायर के अगर हम फॉर्मूलाज फाइंड करते हैं तो स्क्वायर एरिया के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है, कहीं भी आप जाओ। जैसे अभी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के कुछ जो फार्मूलाज हैं वो सब फार्मूलाज सेम रहते हैं। वाटर के लिए हम H2O यूज़ करते हैं, वो H2O का फॉर्मूला सब जगह पे सेम है, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब कहीं भी, कोई भी देश में कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, कितने भी साल के पहले पढ़े हुए हो, ये फॉर्मूले सेम रहते हैं। और ये सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को पहले चेक किया गया है। ऐसे टाइप के साइंस को हम नेचुरल साइंस कहते हैं। सो नेचुरल साइंस आर वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब उसे मान्यता है। एंड व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका कोई एक प्रॉपर उसका लॉ नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिहेवियरल साइंस है। हर एक इंसान का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता है। उसके लिए कोई रूल नहीं है कि अगर इफ़ पर्सन ए इज़ बिहेविंग लाइक दिस, दैट मीन्स पर्सन बी ऑल्सो शुड बिहेव दैट वे। चेंज होता रहता है, हर एक पर्सन वो अपना अपना बिहेवियर अपने हिसाब से करता है। उसके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि हाँ ये इंसान ने ऐसा बिहेव किया तो बाकी के लोग जितने भी हैं वो वैसा ही बिहेव करेंगे। एक लड़के ने ऐसा बिहेव किया तो सब लड़के वैसा बिहेव करेंगे, या एक लड़की ने ऐसा बिहेव किया तो सब लड़कियाँ वैसे बिहेव करेंगी। सो सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, मतलब वो बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो हर एक पर्सन का, इफ़ यू सी देर आर सो मैनी पीपल अराउंड यू, there are your friends, your families, your relatives, and every person is behaving differently. Even your own parents' behavior is different. So that is social science. So it is the basically study of behavior of human, and it is related with the study of human behavior. मतलब वो human के स्वभाव के साथ, उनका behavior के साथ relate करती है। It cannot be tested or studied in the laboratory. जैसे कि साइकोलॉजी, हम किसी भी इंसान के दिमाग को थोड़ी निकाल के उसको स्टडी कर सकते हैं लेबोरेटरी में कि इसने ऐसा बिहेव क्यों किया। जैसे कि मान लो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके कहीं रास्ते में दो लड़कों का झगड़ा चल रहा है, कोई वो झगड़े को देखने खड़ा हो जाएगा, कोई वहाँ से निकल जाएगा, कोई उसमें और इंटरेस्ट लेगा और झगड़ा बढ़ाएगा, कोई किसी को उसको शांत करने बैठेगा, कोई उसका वीडियो निकालेगा। तो ये हर एक का बिहेवियर अलग है। हम उसमें हर एक किसी भी इंसान का ऐसे दिमाग लेके उसको लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते कि इसने ऐसा बिहेव क्यों किया होगा। अभी देखो यहाँ सोशल साइंस की जो एग्जाम्पल है ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ रिलेट करता है। यू कैन सी डिफरेंट फेसेस ऑफ ह्यूमन
कभी कोई इंसान वही एक सिचुएशन पे कोई इंसान अपसेट होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई उसकी मजाक उड़ाता है. तो ये ह्यूमन का बिहेवियर है एंड दैट बिहेवियर इज़ रिलेटेड विथ द सोशल साइंस. एंड यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है. और यहाँ नेचुरल साइंस का है, देखो यहाँ फॉर्मूलाज दिए गए हैं. जैसे a+b² है तो उसको अगर आप एक्सपांड करते हो तो वो होता है a² + 2ab + b². तो ये कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आप जाओ तो आपका ये फार्मूला सेम रहता है. अब ये यहाँ रेक्टेंगल का जो एरिया फार्मूलाज दिए हुए हैं, ज्योमेट्री के सब शेप्स के फार्मूलाज दिए गए हैं, या नीचे फोर्स एंड मोशन साइंस के कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं. ये सब फार्मूला सालों साल तक यही रहते हैं और आगे के आने वाले सालों में भी ये फार्मूलाज यही रहेंगे. तो नेचुरल साइंस मीन्स साइंस which have the fixed rules and which are universally acceptable by the people, and it is tested in the laboratory. Whereas social science, it is not tested in the laboratory because it is related with human behavior. You cannot test it in a laboratory. That is called as social science. और जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस से रिलेट करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हर एक का बिहेवियर रिलेट करता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1,000 रुपया हर एक के पास 1,000 रुपया दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वो 1,000 रुपया एक ही चीज़ के ऊपर खर्चा करेंगे. हर एक की ज़रूरत अलग है. तो वो 1,000 रुपये में से किसी के लिए कोई ज़्यादा कुछ और चीज़ें ज़रूरी है, किसी के लिए कुछ और ज़रूरी है. तो इस तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करता है. So economics is basically management of household. It is the use of best alternative. It is the you get the maximum satisfaction from the बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशी मिलती है. जितने पैसे हैं आपको, आप रिसोर्सेज मतलब जितने पैसे हैं उसी को यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हो. तो ये चैप्टर में हमने सीखा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, कितने टाइप के साइंसेस हैं हमने पढ़ा. साइंस, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस है. और इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस में आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है. और हमने चीज़ एक पढ़ी, जैसे कि यहाँ एक्टिविटी है, हर एक देश में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी देश की इकोनॉमी को बढ़ाती है. सो आई विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट पार्ट हम लोग यही चैप्टर का आगे का भाग सीखेंगे. थैंक यू.